नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ और इतने ही करोड़ मुद्दे देश में हर दिन दस्तक देते हैं। लेकिन खबरें आती हैं, कुछ समय के लिए ठहरती हैं और फिर चली जाती हैं। इन खबरों के अंदर का हर एक नजरिया शायद नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में चलिए जानकारी का सूखा दूर करते हैं, खबर की गहराई में उतरते हैं और 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे उन सहमी हुई सांसों की जो सालों से सिसकती रही। सियासत 75 किलोमीटर दूर, जन लाभकारी योजनाओं का ड्राफ्ट पकड़े खड़ी रही। दिल्ली भाषा की पाबंदियों में उलझी रही। सत्ता की सरपरस्ती में एक शख्स ने महिलाओं की इज्जत का बूफे बना दिया और इस खबर की गूंज आज पूरे देश में है। लेकिन खबर के भाव में छिपे घाव को तो समझने की कोशिश कर ही सकते हैं। इसके बाद बात होगी धुंध की, सच के ग्लास पर चढ़ी झूठ की धुंध की। और इस धुंध को आखिर हटाए कौन? CAA का सच आखिर बताए कौन? CAA एक बार फिर हेडलाइन में है तो विरोध करने वालों ने भी डेडलाइन सेट कर ली है। लेकिन इसी बीच अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान ने जो कुछ कहा वो आज मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए, ताकि आपको कोई बहका ना सके, भ्रम में डाल ना सके। इसके बाद बात होगी अमेरिका की टेक्नोलॉजी के नाम पर अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। ऐसा कहने वालों को यह खबर चौंका सकती है, क्योंकि अमेरिका कई घंटों के लिए नॉट रीचेबल हो गया। अमेरिका कई घंटों के लिए पूरी दुनिया से कट गया। और जाते जाते बात करेंगे चीन के समुद्री एजेंट की। वो समुद्री एजेंट जो जासूसी के इरादे से मालदीव्स में उतरा है, जिस मालदीव्स में लोग घूमने जाने के लिए जाते थे। मोइज़ू सरकार में वहां चीन की जासूसी के एजेंट्स ने अपने दफ्तर जो तैयार कर लिए हैं। तो आइए डिटेल में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपना नजरिया आपके सामने रखती हूं। मैं ये मानती हूं कि आप उस खबर से अनजान तो नहीं होंगे, लेकिन खबर तो महज खबर होती है, शब्दों के पुलिंदों में जकड़ी हुई एक जानकारी। लेकिन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ हुआ, उस खबर को महज खबर कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस खबर के भाव में कई घाव भी छिपे हैं। बातें कठोर हैं, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए। आप गृहस्थ हैं, रात के 9 बज रहे हैं, घर का दरवाजा जोर से पीटने की आवाज से आप आतंकित हो जाते हैं। जब दरवाजा टूटने की नौबत आ जाती है तो मजबूर होकर आप दरवाजा खोल देते हैं। सामने एक राजनीतिक दल से जुड़े लोग आपके 4 थप्पड़ मारकर आपको कहते हैं कि तेरी बड़ी बेटी कहां है। आप कांप उठते हैं। ये लोग अंदर नहीं घुसते, सिर्फ आदेश सुनाते हैं। उस फलानी जगह पर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खुद लेकर आ जाना। सुबह तेरी बीवी और बेटी को वापस कर दिया जाएगा, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आप खुद अपनी बेटी और बीवी को बताई गई जगह पर छोड़ आते हैं। सुबह आपके घर की बेटी मुंह छिपाकर वापस आ जाती है, लेकिन कभी कभी वो बेटी कई दिन तक वापस नहीं आती। क्यों? क्योंकि दरिंदों की हवस अभी शांत जो नहीं हुई है। आप पुलिस के पास जाते हैं, एक पार्टी के दफ्तर में नाक रगड़ते हैं, लेकिन कोई आपकी सुनता नहीं। इस कृत्य को झेलने के लिए आप अभिशप्त हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं, लेकिन सच कहानी है। सच है संदेश खाली का। वहां की महिलाओं ने ये सब बातें खुद बताई हैं, चीख चीख कर बताई हैं, रोते रोते बताई हैं, लेकिन वहां पर किसी ने इनकी एक ना सुनी। और भाषा की बेड़ियां कुछ ऐसी कि करोड़ों लोगों को सुनाई नहीं। आप एक बार बिना किसी सब टाइटल के पहले यह समझिए, भाषा समझ ना आए, लेकिन भाव को समझिए। রাইতি জায়গার উপরে সেন্টার করেছি, আমরা দিতে রাজি না। আমার স্বামী প্রতিবাদ করেছে, চাকরি দেবে, ঘর দেবে, রাস্তা করে দেবে, কিছুই দেয় না। ঠিক আছে, কিছু দেয়নি। আমাদের আজকে ভাঙা ঘরে পড়ে আছি, আমরা কিছু দেয়নি। আমাদের এই ঘর হচ্ছে তুলতে চাই, আমরা বাস করতে দেব না। আমরা প্রতিবাদ করেছি, তা বাদতে আমাদের সত্যি জায়গা নিয়েছে, আমাদের সেন্টার করেছে, আমাদের জোর করে সেন্টার করেছে আমাদের জায়গার উপরে। आपको क्या लगता है कि ये सबसे भयावह कहानी है? जवाब है नहीं। इससे भी ज्यादा भयावह तो ये है कि जिनके हाथ इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो ही अपराधियों के खेमे में खड़े से नजर आते हैं। उनके कानों में सिस्टम का बूफर बज रहा है। उन्हें इन महिलाओं की चीखें सुनाई नहीं देती।
आप इस तस्वीर को देखिए, जहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस कहती है कि सावधान मीडिया वालों, संदेश खाली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग तो बेवजह ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तस्वीर में आप उन महिलाओं को भी देखिए जो चीख चीख कर अपनी बात पुलिस के सामने रख रही हैं, लेकिन वही बात पुलिस के कानों में तो सिस्टम का बूफर बज रहा है, यानी कि इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की पुलिस कैसे इस पर पर्दा डाल रही है, वो भी आप देखिए। आप गूगल सर्च इंजन पर संदेश खाली टाइप कीजिए, यूट्यूब पर यह नाम डालिए, आंखें गीली ना हो जाएं तो कहिएगा। इस क्षेत्र के लोगों को अपने रीति रिवाज, त्योहार, शादी ब्याह भी इन्हीं अपराधियों से अनुमति लेकर मनाने पड़ते हैं। ये सब कुछ अपने भारत में ही हो रहा है। ऐसा तो इससे पहले हमने सिर्फ पाकिस्तान में देखा था, जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता होती थी। लेकिन आज की तारीख में संदेश खाली की महिलाओं का दर्द देश में पहुंच चुका है, क्योंकि पारा सिर से ऊपर पहुंचा तो महिलाओं ने खुद ही अपने हाथों को हथियार बना लिया। अब एक आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब हम न्यूनतम संस्कारों का भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें तभी सामने आती हैं। यहां पर आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों के घर पीड़ितों ने हमला बोला। ये बेहद सामान्य महिलाएं हैं, जिन्हें आज तक इन आरोपियों ने दबा कर रखा, इनकी आवाज को कुचल कर रखा। लेकिन आज इन महिलाओं का दर्द दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक दे चुका है, जिसके बाद इन महिलाओं ने आरोपियों के घर दस्तक दी। इनके जहन में गुस्सा है उस जहालत को लेकर जो इंसानी समाज को जलील करने के लिए काफी है। संदेश खाली इस वक्त एक जघन्य अपराध का एपिसेंटर बना है, तो साथ ही पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का भी बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। बीजेपी संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मुद्दे को छोड़ नहीं रही। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर दबाव बना रही है। संदेश खाली की घटना ने हम सभी लोगों को सख्ते में डाल दिया है। यकीन नहीं होता कि एक महिला मुख्यमंत्री जहां पर वर्षों से शासन कर रही हो, वहां पर एक क्षेत्र में महिलाओं के साथ वर्षों तक शारीरिक शोषण होता रहा और शासन प्रशासन मूक दर्शक होकर देखती रही। शाहजहां शेख जो टीएमसी का ही लीडर है, वो और उनके कार्यकर्ता लगातार महिलाओं को रेकी करके, खूबसूरत महिलाओं को, लड़कियों को रेकी करके, टारगेट करके बुलाते थे और पार्टी कार्यालय में उनके साथ दिनों दिन तक शारीरिक शोषण करते थे। और जब महिलाएं इस विषय पर अपनी उत्पीड़न को बताने की कोशिश करती थी प्रशासन को, तो उल्टा प्रशासन और वहां के टीएमसी स्थानीय लीडर उनके साथ में प्रताड़ना करते थे। ऐसा नहीं है कि इन पीड़ित महिलाओं को किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। पहले SC/ST आयोग ने दौरा किया, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संदेश खाली हिंसा और महिलाओं के साथ रेप की घटना पर सुओ मोटो लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी और DGP से संदेश खाली हिंसा की रिपोर्ट तलब कर ली है। वहीं संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उसकी स्क्रिप्ट 1980 के दशक की फिल्मों के विलन सरीखी है। बिल्कुल वैसा, जैसे विलन के नाम होते हैं, वैसे ही इलाके में शाहजहां शेख बेताज बादशाह, गब्बर और भाई के नाम से जाना जाता है। संदेश खाली के इस पूरे इलाके में इसकी जुल्म की सरकार चलती है। गौर करने वाली बात यह है कि संदेश खाली कोलकाता से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। मतलब जहां पर मुख्यमंत्री रहती हैं, जहां से सरकार चलती है, वहां से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर संदेश खाली एक और संदेश खाली 2, जिला नॉर्थ 24 परगना और उसका सब डिवीजन बसीरहाट, जिसमें 2 ब्लॉक हैं। संदेश खाली 2 कालिंदी नदी के इस पार का है और संदेश खाली 1 नदी की दूसरी तरफ का है। संदेश खाली 1 ब्लॉक की तरह का आइलैंड है और यहां पर पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, नाव से जाना पड़ता है। शाहजहां शेख संदेश खाली 2 ब्लॉक में रहता है, लेकिन नदी के उस पार संदेश खाली 1 ब्लॉक में उसके 2 गुंडे उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा और शिबू हाजरा शाहजहां का पूरा कारोबार देखता है। ये दोनों संदेश खाली 1 के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं,
महिलाओं के साथ रेप करते हैं। शाहजहां शेख के पास लड़कियों को जबरदस्ती भेजा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि संदेश खाली 1 में जहां पर यह अत्याचार करता था, वहां पर 95% हिंदू, आदिवासी, दलित और 5% मुसलमान रहते हैं। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि संदेश खाली नोआखाली की याद दिलाता है। और आइए इसी बीच में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर सीएए को लेकर, और सीएए को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान और सज्जादा नशीन सैयद जैनुल आबिदीन ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने ये कहा कि सीएए उन लोगों के लिए है जो कि म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन करके भारत आए। भारत के मुसलमान क्यों डर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। सीएए से किसी की नागरिकता रद्द नहीं होगी। आप पहले उनको सुनिए और फैलाए जा रहे भ्रम पर अपनी मानसिक स्थिति को साफ करिए। पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर कह रहा है, भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर सबने ये कहा है कि ये CAA का जो कानून है ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, वहां से जो माइग्रेट होकर के अब तक यहां पर आए हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पर, उनको ये दिया गया कि इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी गई, उनके लिए। हालिया वक्त में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए लागू हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान करते हुए कहा कि सीएए देश का एक्ट है और इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे, इसे देश का अधिनियम कहा जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। अब इस पूरे मामले को आप पैसे कनेक्ट करिए कि लोकसभा चुनाव सिर पर है और सियासी गलियारों में सीएए का शोर शुरू हो चुका है। एक के बाद एक बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री दावा कर रहे हैं सीएए कमिंग सून। लेकिन सवाल ये कि एक फिक्र भी अगर है और फिर से इसके विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, क्या शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट दोबारा से होंगे? अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जो समझाना चाह रहे हैं, क्या वो सियासत करने वाले लोगों को समझ आ पाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसको समझने के लिए आपको सीएए के सियासी विरोध की क्रोनोलॉजी को भी समझना होगा। पहले सीएए को लेकर सियासी टिप्पणियों से माहौल को गर्म किया जाता है, फिर इस माहौल का फायदा उठाकर लोगों के बीच भ्रम का तड़का लगाया जाता है। कानून पर फैले हुए भ्रम के भंवर में फंसे हुए लोगों को बहलाया, फुसलाया और भड़काया जाता है। भड़के हुए लोग प्रदर्शन करते हैं, शाहीन बाग जैसी तस्वीर, और प्रदर्शन की चिंगारी से हिंसा की आग भड़कती है और इसी आग का फायदा सियासी दल अपनी चुनावी रोटियां सेकने में उठाते हैं। भ्रम के जाल में फंसे हुए और धर्म के नाम पर बटे हुए लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो सियासी दलों के हाथों का मोहरा बन चुके हैं, उनके चुनाव और राजनीति का मोहरा बन चुके हैं। इस बार भी एक बार फिर ये खेल शुरू हुआ। बीजेपी ने सीएए का नाम दोहराया है तो विपक्ष ने भी मुद्दे के सहारे सियासी फायदे तलाशने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का यह साफ कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वो जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं, वहीं बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि समानता के अधिकार की बात करता है। अब जरा ध्यान से और ठंडे दिमाग से आप ये सोचिए, वो पड़ोसी मुल्क जो धर्म के आधार पर तैयार हुए, वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिमों की हालत क्या है? पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू लड़कियां अगवा होती हैं। 1947 में विभाजन के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 24% थी। 2024 में यह घटकर 2% रह गई। उसी तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी जो 1947 के समय 30% थी, वो घटकर सिर्फ 7% रह गई। अब सरकार का तर्क जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो ये बताती है कि आखिर मुस्लिम समुदाय को नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती है। मोदी सरकार का यह कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, यानी कि माइनॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में है।
मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए 50 से ज्यादा देश हैं, जबकि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और इसके साथ जो पारसी हैं उनको नागरिकता देने के लिए कोई देश नहीं। इसीलिए उन्हें नागरिकता देने के लिए CAA कानून बनाया गया है और जिनको नागरिकता दी जाएगी उनको कई सारी जानकारियां यानी कि डिटेल्स देनी होंगी। मसलन ये कि भारत में किस साल में बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश किया, भारत में प्रवेश के बाद कितने वर्ष और कहां-कहां रहे, आवेदक को अपना देश छोड़ने की वजह भी बतानी होगी, वर्तमान व्यवसाय की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी, आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। यानी कि पूरी जांच और पड़ताल के बाद तय किया जाएगा कि किसको नागरिकता देनी है, कैसे देनी है। CAA आएगा, ये बात तय है। बीजेपी इसको आचार संहिता लागू होने से पहले लाना चाहती है और ऐसे में हमारा मानना यह है कि इस बार सरकार को चाहिए कि सबसे पहले भ्रम को बीट करने की तैयारी करे, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान ने यह काम किया है और हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तथ्यों के साथ भ्रम की धुंध को हटाने की कोशिश भी की है और ये कोशिश हम लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। इसी बीच में आइए आगे बढ़ते हुए भारत और मालदीव की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच जारी तनाव के बीच एक चीनी जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 3 गुरुवार को राजधानी माले पहुंचा। पहले यह जहाज श्रीलंका पहुंचने वाला था, लेकिन राजपक्षे सरकार द्वारा 1 साल तक के लिए विदेशी जहाजों की एंट्री पर रोक के बाद यह जहाज कुछ देरी से मालदीव पहुंचा है। और इस अनुसंधान पोत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की चीन की राजकीय यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे बाद 14 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की। मालदीव के इस जहाज को इजाजत देने पर भारत ने इसकी गतिविधियों पर चिंता भी व्यक्त कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय निवासियों ने यह कहा है कि उन्होंने राजधानी माले के पास थिलाफुशी औद्योगिक बंदरगाह पर चीन के जियांग यांग होंग 3 को देखा है। वेबसाइट मैरीन ट्रैफिक के अनुसार यह जासूसी जहाज गुरुवार शाम को माले के पास एक लंगरगाह पर देखा गया था, बंदरगाह पर यह देखा गया था। आपको यह भी बता दें कि जियांग यांग होंग 3 22 जनवरी के बाद से आम ट्रैकिंग साइट्स पर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा यह माना जा रहा था कि इस जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया था और उस वक्त यह जहाज इंडोनेशिया के पास जावा सागर में था। बाद में सैटेलाइट AIS ट्रैकिंग से यह पता चला कि यह चीनी जहाज मालदीव के विशेष इकोनॉमिक जोन पर था, इसकी मौजूदगी वहां पर थी। इस जहाज को 2016 में चीन के स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेड़े में शामिल किया गया था। साल 2019 में चीन दूरस्थ जल और गहरे समुद्री सर्वेक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। चीन के इस जहाज को परमिशन दिया जाना भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक माना जा रहा है और चीन के इस जहाज पर सर्वे के नाम पर भारत, श्रीलंका और मालदीव के आर्थिक क्षेत्र में जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। मालदीव के साथ संबंधों में आई खटास के बीच भारत इस जहाज की गतिविधियों पर अपनी निगाह बनाए हुए है। मालदीव सरकार ने पिछले ही महीने ये कहा था कि चीनी जहाज जियांग यांग होंग 3 उसके जल क्षेत्र में कोई रिसर्च का काम नहीं करेगा। ये जहाज सिर्फ रोटेशन और रिप्लेनिश के लिए काम आएगा। लेकिन आप जरा टाइमिंग का खेल इसमें समझिए। ये जासूसी जहाज ऐसे वक्त पर माले पहुंचा जब भारत, श्रीलंका और मालदीव ने दोस्ती नाम से एक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास शुरू किया है। यह इस अभ्यास का 16वां एडिशन है और ऐसे में दोस्ती 16 इसको नाम दिया गया है। भारत की ओर से इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए ICGS समर्थ, ICGS अभिनव और ICG डोनिया मालदीव पहुंचा है और इन तीनों देशों के अभ्यास में बांग्लादेश एक ऑब्जर्वर की भूमिका में है। यह अभ्यास सत्र 25 फरवरी तक चलने वाला है।